Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज हम आपको ईरान की यात्रा पे लेके चलते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति अपनी अंतिम सांसें गिन रही और इसी पे हम लोग विषय में डिस्कस करेंगे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी से। विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते। नमस्ते आपको भी और आपके संसार भर में फैले हुए श्रोताओं, विद्वानों, मित्रों, सबको सादर प्रणाम। ईरान में तो गजब हो गया और एक प्रेडिक्शन भी है ईरान के बारे में अंकित शाह के द्वारा कि वो कैथोलिक कंट्री बनने वाला है और पूरी तरीके से मैं तो चाहता हूँ कि सारे ईरानी बन जाए हिंदू। ज़ोरास्ट्रियन मतलब हिंदू के कवासी हैं और सुमेरियन, मेसोपोटामियन। लेकिन आपको क्या दिखता है, कैसे अंतिम सांसें गिन रही है? हाँ आदित्य जी, आज का विषय बड़ा ही रोचक है और मैं इसमें कुछ खोजबीन कर रहा था 2-3 दिनों से, क्योंकि जो ईरान में नया राष्ट्रपति बना है उससे हम उसी पर आज का विमर्श करेंगे और उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि ईरान किधर जाएगा, भविष्य उसका कैसा होगा। और आपको ज्ञात होगा कि हमारा इससे पहले भी 1-2 वार्ताएं हमारी हो चुकी हैं ईरान में। मुझे इसलिए और प्रसन्नता है कि जिस परिवर्तन की ओर हमने संकेत किया था, मुझे नहीं लगता था कि उस परिवर्तन की ओर ईरान इतनी शीघ्रता से उस ओर कदम बढ़ा देगा। ये जो नया राष्ट्रपति है, इस व्यक्ति का जो चुनाव हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है ईरान में। तो इससे पहले कि मैं औपचारिक बातें शुरू करूं, एक बार जगत गुरु को याद कर लेता हूं। वसुदेव सुतम देवम कंसुचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देखिए, ईरान में आदित्य जी जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति पद पर हमारे देश में जैसे होता है या अमेरिका में होता है या किसी भी और लोकतांत्रिक देश में होता है, कोई व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता। प्रत्याशी बनने के लिए वहां पर एक गार्डियन काउंसिल है और गार्डियन काउंसिल जो है वो बहुत बड़ी संस्था है। गार्डियन काउंसिल में आपके नाम जाएंगे, 8, 10, 15 जितने भी नाम होंगे, और गार्डियन काउंसिल आपके नाम को रिजेक्ट कर सकती है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वहां का जो लोकतंत्र है वो एक छलावा है, वहां कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। क्योंकि जब आप प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं ईरान में और इस पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर वो कैसा लोकतंत्र है। लेकिन हुआ क्या कि आपको ज्ञात ही है कि अभी हाल में फरवरी में ही ईरान में एक नया राष्ट्रपति बना था। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो आप समझिए, जो राष्ट्रपति सज्जन बने वो मुश्किल से 3-4 महीने के लिए ही बने। दूसरे महीने में आए, 5वें महीने में परलोक सिधार गए या अपने जन्नत जहन्नुम जहां जाना था वहां चले गए। तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराना पड़ा। चूंकि प्रत्याशी गार्डियन काउंसिल तय करती है, इसलिए धीरे धीरे जब से इस्लामिक क्रांति हुई है 1978-79 में, उस समय से लेकर के जो आम मतदाता हैं उनमें मतदान को लेकर के कोई रुचि अब नहीं है। इसलिए हुआ क्या, पहले दौर में सबसे कम ईरान के इतिहास में, जब से ये तंत्र चालू हुआ है 1978 से, तब से सबसे कम मतदान हुआ। प्रत्याशी कितने थे आरंभ में? 6 थे। 6 प्रत्याशियों में से 4 आउट हो गए, वो उनको हटा दिया गया पहले राउंड में।
दूसरे राउंड में दो प्रत्याशियों को अनुमति दी गई भाग लेने की। दो में से एक जो है वो वह व्यक्ति हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनका पूरा नाम है मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान नाम के व्यक्ति, ये और इनके साथ एक दूसरे जो थे उनका नाम था जलीली। ये दो प्रत्याशी ही उस दौड़ में रह गए थे। अब उसके बाद दूसरे चरण में जब चुनाव पहुंचा तो पेजेश्कियान के व्यक्तित्व के कारण लोगों में जागरूकता आ गई, लोग जागृत हो गए। ईरान में लोगों को ऐसा लगा कि संभवतः कुछ बदलने की स्थिति बन रही है। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इनको 53% मत मिले और यदि कुल मिलाकर संख्या की बात की जाए तो लगभग इनको 30-35 लाख अधिक मत मिले हैं पेजेश्कियान को, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। अब बात मैं आता हूं इस व्यक्ति पर। इस व्यक्ति में क्या विशेषता है? पहली बात तो देखिए कि यह व्यक्ति अपने शील, स्वभाव और आचरण से किसी हिंदू की तरह है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि इस व्यक्ति की पत्नी और इसकी एक बेटी 90 के दशक में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद जब पेजेश्कियान बिल्कुल लगभग युवावस्था में थे, उन्होंने दोबारा निकाह नहीं किया और 3 जो और उनके बच्चे बच गए, 2 बेटियां और एक बेटा, या 2 बेटे एक बेटी, उनको इन्होंने स्वयं पाला। अब देखिए, किसी मुसलमान के लिए इस तरह का व्यक्ति होना मैं समझता हूं दुर्लभ है। आपको हिंदू समाज में ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुसलमानों में ऐसा मिलना कठिन है। दूसरा क्या है, ये पेशे से डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है, और जब ये राजनीति में आए तो उसके बाद इनको 2 बार मंत्री बनने का भी अवसर मिला और ये स्वास्थ्य मंत्री बने। डॉक्टर के रूप में ही ईरान इराक युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। आज इनकी आयु 69 वर्ष की है। इनको लंबा राजनैतिक अनुभव है और यह संभवतः ईरान के इस विगत 5 दशक के इतिहास में, जब से इस्लामिक क्रांति हुई है, तब से लेके इस मामले में एक अर्थ में विलक्षण व्यक्तित्व है जो सुधारवादी हैं। अर्थात जिस कट्टर इस्लाम को या जिस कट्टर इस्लाम की स्थापना के लिए इस्लामिक क्रांति हुई, उसके ये धुर विरोधी है। अब मैं एक एक करके उस बिंदु पर आऊंगा, क्योंकि इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खुलकर यह बात की कि ईरान में महिलाओं को वो कैसे कपड़े पहने उसकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसे मैं महान परिवर्तन का संकेत मानता हूं। अब यहां प्रश्न उठ सकता है
कि क्या एक ऐसा प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद के लिए जो बुर्का विरोधी था, जो परमाणु जो वहां का कार्यक्रम चल रहा है और उस पर जो समझौता वार्ता अमेरिका से चलती थी और वो बाद में एक हिसाब से असफल रह गई, उसको फिर से जोड़ने की, फिर से आरंभ करने की नीति, अर्थात सारी दुनिया से कटकर जो रह रहा था ईरान, कुछ देशों को छोड़ के, जैसे चीन, रूस से ईरान का नैकट्य रहा है, अन्यथा यूरोप, अमेरिका आदि जो तथाकथित संपन्न देश हैं, उनसे ईरान दूर रहा है अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण। उस पर नए राष्ट्रपति का जो सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि जब तक ईरान इन देशों से वार्ता करके किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता जिससे कि समझौता हो जाए, तब तक ईरान का जो आर्थिक संकट है उससे वो उबर नहीं सकता। उसका जो दारिद्र्य है, कह सकते हैं, वह दूर नहीं हो सकता। ये सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हैं। ऐसे प्रत्याशी को ध्यातव्य है कि गार्डियन काउंसिल ने इस व्यक्ति के नाम की स्वीकृति कैसे दी, क्यों दी, और इसी में रहस्य छुपा है। ऐसा प्रतीत होता है ईरान को देखकर कि सारे संसार को पता है कि 2022 में एक मेरी समझ से महसा उसका नाम था, हाँ, महसा अमीनी नाम की जो औरत थी जिसको पुलिस हिरासत में मार दिया गया, उसके बाद जिस भयंकर रूप से ईरान में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जो इस्लामी क्रांति के बाद इतना विरोध सरकार को कभी नहीं झेलना पड़ा, स्त्री के अधिकार को लेकर के ऐसा जनजागरण हो गया, लोग मरने मारने को उतारू हो गए। इस आंदोलन में 6 महीने के अंदर 500 लोग मारे गए। इस आंदोलन को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। 4 लोगों को फांसी दे दी गई, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इतना भयंकर, कहिए, नरसंहार के बावजूद लोग भयभीत नहीं हुए, और ईरानी सत्ता जो है उसके अंदर एक कठोर स्पष्ट संदेश चला गया कि अब इस तरह के आंदोलन को कुचलना उनके बस की बात नहीं है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है पेजेश्कियान, इन्होंने इस पर भी अपने मंतव्य रखे हैं अपने चुनाव प्रचार के समय। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो जो मोरल पुलिसिंग की व्यवस्था है ईरान में, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मोरल पुलिसिंग ऐसी पुलिसिंग की कुव्यवस्था है जिससे पूरा ईरान त्रस्त है। जैसे ये एक समानांतर पुलिस व्यवस्था है जिसका काम केवल इतना ही देखना है कि इस्लाम या शरीयत के हिसाब से
लोग अपना जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो यदि कोई युवक और युवती साथ में है तो उनको पकड़ लेना। यदि किसी युवती ने बुर्का नहीं पहना है या ठीक से नहीं पहना तो उसको पकड़ लेना। ये मोरल पुलिसिंग का कार्य क्षेत्र है। आप सोच सकते हैं कि कोई औरत अपने घर से निकली, बाजार गई, किस अवस्था में है, क्या पहना है, नहीं पहना है, अब उसको ये संकट झेलना पड़ेगा कि वो मोरल पुलिस आ जाएगी, उसको वो चार कोरे मार भी सकती है, थाने में बंद कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये दैनंदिन जीवन जो वहां का है वो दुष्कर है। और ये पेजेश्कियान ने इस बात को भी बहुत बढ़िया से उठाया अपने चुनाव प्रचार। तो प्रश्न उठता है कि ये जो दो प्रत्याशी थे राष्ट्रपति के लिए, एक सुधारवादी पेजेश्कियान और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो वैसे ही कट्टर मुसलमान थे या कट्टर इस्लाम के समर्थक थे जैसे अभी तक होते आए। अब क्या दृश्य बनता है? मेरे कहने का सार यह है कि संभवतः जो सत्ता है वहां की, जिस सत्ता में सबसे बड़ा जो व्यक्ति है उसको सुप्रीमो कहा जाता है, वो आज है आयतुल्ला अली खामेनेई, जो कभी आरंभ में 78 में खुमैनी हुआ करते थे। तो इनको सुप्रीमो कहा जाता है। ईरान की व्यवस्था ऐसी है कि वह सुप्रीमो राष्ट्रपति के भी ऊपर है और राष्ट्रपति से कहीं अधिक शक्तिशाली पद है। बहुत ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति नहीं करते, या कई ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आते परंतु सुप्रीमो के अधिकार क्षेत्र में अवश्य आते। तो कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि सुधारवादी होने के बाद भी पेजेश्कियान ने अपने चुनाव प्रचार में जो बातें कही हैं, क्या उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए? मेरा मानना है कि बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी ऐसा कुछ कर पाएंगे जो आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि एक तो इनका अपना संकल्प है, दूसरा जिस सत्ता ने इनको प्रत्याशी बनाया उस सत्ता को कोई भ्रम नहीं था, कोई शंका नहीं थी इनको लेकर, कोई संदेह नहीं था। सत्ता को पता था कि पेजेश्कियान का व्यक्तित्व क्या है, उनके संकल्प क्या है, वो क्या मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि प्रकारांतर से पेजेश्कियान को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना देना अपने आप में ईरान की इस्लामी क्रांति का एक हिसाब से पटाक्षेप, उसका समापन है। क्रांति समाप्त हो रही है। क्यों? इसमें एक प्रकार की आत्म स्वीकृति है कि जिस प्रकार का ईरान इस्लामी क्रांति ने बनाया वह एक बिल्कुल असफल ईरान है, जिससे उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं। ईरान दुनिया के संपन्न देशों से कट गया। ईरान की आर्थिक दुर्दशा आरंभ हो गई। तेल है उसके पास, लेकिन ईरान अपना तेल सऊदी अरब, कतर, यूएई आदि की भांति नहीं बेच सकता, तो अपने आसपास के देशों को ही बेच सकता है।
क्योंकि उस पर अमेरिका का प्रतिबंध है। तो किसी बैंक से पैसे का भुगतान होना, इसमें भी कष्ट है। शिपिंग लाइन में समस्या आ सकती है, अनेकानेक समस्याएं। दूसरा, इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने अपने आप को, शिया जो समुदाय है उसका तो सबसे बड़ा देश है ही, वो उसका केंद्र भी है संसार में, लेकिन उसने एक प्रकार से सुन्नी सऊदी अरब का इस्लामी विकल्प बनने का प्रयास किया। उसको लगा कि उसके पास ही असली इस्लामी शक्ति है, और उसने एक से गलती की, और गलती का जो क्रम है वो टूटा नहीं, आज भी वो गलतियां करता जा रहा है। जैसे सीरिया, लेबनान, यमन में अपनी मिलिशिया या लड़ाकुओं को भेजना, वहां लड़ाकुओं को स्थापित करना और उनसे उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना। अभी यही कारण है कि वो इजराइल से भी उलझ गया। पेजेश्कियान ये मानते हैं कि ईरान को इजराइल से नहीं उलझना चाहिए था, और सच्चाई क्या है, आज उस पूरे के पूरे क्षेत्र में ईरान का समर्थक केवल हमास है। अब आप सोचिए किसके साथ आप बैठे, ये वही हमास है जिसको वहां के आसपास के जो मुसलमान देश हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, खुल के उनको आतंकवादी कहते हैं, आतंकी संगठन कहते हैं, और उनका संहार निरंतर चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि हमास की कमर तोड़ दी गई है, और आने वाले समय में हमास सर भी नहीं उठा पाएगा। अभी कल की घटना है जिसमें कि एक स्ट्राइक किया इजराइल ने, और तुरंत 16 लोग मारे गए। हजारों हजार लोगों का मारना, कुछ आंकड़े बताते हैं कि लगभग 30 से 40 हजार लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। आप सोचिए कुछ लाख की जनसंख्या जहां पर हो और वहां इतने कम समय में 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिनों में वहां पर आपको युवक न मिले, और वैसे भी वो तीतर बीतर हो रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, महिलाएं हों, बच्चे हों, वृद्ध हों। तो ईरान का समर्थक केवल वही हमास है। पेजेश्कियान ने इन सारे बिंदुओं पर अपने मत रखे, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में पेजेश्कियान, भले ही इनके अधिकार में कम चीजें आती, लेकिन एक तो इनमें स्पष्टता है कि हमें क्या करना है, और इसीलिए कुछ विद्वान लिखते हैं कि 50 वर्षों से कम समय में, मतलब 78 से लेकर अभी तक, ऐसी स्थिति बन गई ईरान में कि ईरान की बागडोर कट्टरपंथी या कट्टरपंथियों और पश्चिम विरोधी जो राष्ट्रपति बनाए जाते थे, वहां से एक सुधारवादी राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। क्या? ईरान की बागडोर। 50 वर्ष, लगभग जो 50 वर्ष है, वैसे तो 46 वर्ष होते हैं, 46 वर्षों में आदित्य जी ये चक्र पूर्ण हो गया कि आप इस्लामी क्रांति से आरंभ करते हैं और अब आपको लग गया कि आप लुट गए, पिट गए,
आपका इस्लाम पता नहीं कहां चला गया बुर्के के पीछे, और आज देश का राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि वह बुर्का विरोधी है, और खास महिलाओं को, वहां की औरतों को वह अधिकार देना चाहता है जो अन्य देशों में है, उनको स्वतंत्रता देना चाहता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए आदित्य जी कि ये मैंने नहीं सोचा था कि इतनी शीघ्रता से ईरान में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कितना काम कर पाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं ये बहुत कर पाएंगे। इनको गार्डियन काउंसिल ने प्रत्याशी ही क्यों बनाया? जान के बनाया, क्योंकि अब ये जो यूरोप अमेरिका जैसे देश हैं, या भारत को ही आप ले लीजिए, भारत से हमारा संबंध अच्छा ईरान का है, लेकिन हमारे ऊपर हर समय दबाव बना रहता है। अमेरिका की आप कोई ना कोई टिप्पणी सुन लेंगे कि भाई आप ये पोर्ट क्यों बना रहे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। यदि ईरान ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि वो विश्व के बड़े बड़े देशों से समझौता करता है अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और जैसे सामान्य देश होते हैं जिनका सारे शेष देशों से संपर्क संबंध होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान को कितना लाभ होगा। थोड़े ही दिनों में ईरान जो है एक समृद्ध देश बनने की ओर जा सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिस इस्लाम को लेकर ईरान चला था, उस इस्लाम को छोड़ने का मन बना लिया है ईरान ने। अन्यथा इतने कट्टरपंथी समाज में इस्लाम का एक प्रकार से विरोधी, ईरान में बुर्का विरोधी का मतलब इस्लाम विरोधी, क्योंकि तो शरीयत में है, जिसको आप मानते हैं कि भाई आपको आपाद मस्तक काले वस्त्र में रहना है, आपकी आंख के आगे भी झिल्ली होनी चाहिए, जाल होना चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए आपकी आंखें। सारे कंट्रोल सिर्फ औरतों के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं, महिलाओं के ऊपर। हाँ, तो ये इस्लाम का मतलब ही यही है। इस्लाम अपने आप में ऐसी ही कुव्यवस्था है जिसमें सारा नियंत्रण जो है औरतों के ऊपर है। तो इसलिए जो व्यक्ति इसका विरोधी है उसको राष्ट्रपति कैसे चुनने के लिए उसको प्रत्याशी कैसे बनाए, तो मैं मानता हूं हाँ, इसी में सारा रास्ता छुपा है कि ईरान की जो सत्ता है, ईरान की जो व्यवस्था है, और ईरान की जो आर्थिक बदहाली है, गरीबी है, दरिद्रता है, रोजगार नहीं है, विकास का कोई उपक्रम नहीं है, इन सब ने ईरान को तोड़ दिया। उसकी कमर टूट गई, और इस टूटी हुई कमर ने विवशता में अपने इस्लाम का त्याग कर दिया है। अब आप जो आरंभ में कह रहे थे, अब उसके बाद वो एथिस्ट बनता है, क्रिश्चियन बनता है, पारसी बनता है, क्योंकि कुछ लोग पारसी भी बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पारसी होना अच्छा है इस मुसलमान होने से, या हो सकता है कुछ सनातनी भी बन जाए, क्योंकि वहां पर एक बहाई है और बहाइयों से भारत का भी ठीक ठाक संपर्क संबंध है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इस्लाम के रास्ते वो चलने वाले नहीं, क्योंकि ईरान को इस्लाम ने बर्बाद कर दिया है, पूरा डिवाइड कर दिया। ईरान, इराक और सीरिया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये नॉन इस्लामिक कंट्रीज, इनको एक्वायर किया गया था। हाँ, बिल्कुल, तो एग्जिस्टेंस है नहीं इनका किसी का। तो इसलिए, और जो ये पेजेश्कियान है, इनका व्यक्तित्व भी मुझे लगता है कि अपने आप में आकर्षक है, क्योंकि आप सोचिए उस समाज में कोई व्यक्ति युवावस्था में अपनी बीवी की मृत्यु के बाद दूसरा तीसरा निकाह न करे, क्योंकि वहां तो 4 निकाह वैसे ही अनुमति है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि वो व्यक्ति अपने शील, स्वभाव, आचरण से किसी हिंदू के निकट लगता है यह व्यक्ति। और यह रहने वाला कहां का है, तो अजरबैजान का। आपको याद होगा एक क्षेत्र अजरबैजान का ईरान में है,
और उस क्षेत्र का यह व्यक्ति रहने वाला है। तो जो कूम आदि क्षेत्र थे जहां से खुमैनी वो लोग आए थे, वहां से नहीं है। दूसरा, इसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, ये डॉक्टर थोड़ा है, सा हेल्थ मिनिस्टर भी थे। है। हाँ, वह भी तार्किक है, वो व्यक्ति तर्क करता होगा और लंबा अनुभव है। ये सब देखते हुए बिना पराजय को स्वीकार किए वहां का जो सुप्रीमो है वह और वहां की जो गार्डियन काउंसिल है वह, इन सारे लोगों ने ऐसे उदारवादी व्यक्ति को, सुधारवादी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। यह अपने आप में बड़ा संदेश देता है। अब एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो मैंने अभी कहा कि सीरिया, लेबनान और यमन आदि में जो ईरानी मिलिशिया है यानी लड़ाकू है, कहते हैं उन लड़ाकुओं पर जो नियंत्रण है वो ईरान में सुप्रीमो के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। दूसरा, मैंने अपनी पहली वार्ता में इस बात का बहुत विस्तार से उल्लेख किया था कि ईरानी क्रांति जब हुई थी, इस्लामी क्रांति, तो इन लोगों ने शाह की सेना को सैनिक नहीं माना, बल्कि उनको काटा मारा गया। इन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाया। अब वह जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो आज भी है। यह रेवोल्यूशनरी गार्ड भी सुप्रीमो के अंडर में आता है, जो जब चाहे किसी को पिटवा सकता है, मरवा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था है वहां की कि विदेश में लड़ाकुओं का होना, अपने देश में रेवोल्यूशनरी गार्ड का होना, ये सब राष्ट्रपति के अधीन नहीं आते, ये सब सुप्रीमो के अधीन आते हैं। परंतु मेरा मानना क्या है कि ऐसी स्थिति के होने के बावजूद पेजेश्कियान में जो वाक्पटुता है, जो बोलने की क्षमता है, और एक और गुण उनका बताया गया है कि वो अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी प्रवीण है। तो इसलिए जब वह बोलना शुरू करेंगे तो जनमत को अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे, दूसरे देशों को भी अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। जब वो विदेशी दौरे पे जाएंगे, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बैठक करेंगे, मिलेंगे, प्रभावित करेंगे। इसलिए पेजेश्कियान का जो नेतृत्व कौशल होगा, मुझे लगता है उससे वहां की जो इस्लामी संस्थाएं बनाई गई हैं वो अपने आप दुर्बल बन जाएंगी। और ये जो मुल्ला मौलवी हैं वहां, जिनको वहां की संसद में जगह दी गई है, या जो मैंने अभी कहा गार्डियन काउंसिल, ऐसी में उनकी उपस्थिति है, उन मुल्ला मौलवियों को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके रुख के कारण ही ईरान की वो दुर्दशा है जो हम और आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि वहां के ढंग के जितने शिक्षित लोग, जो भी अपने आप को शिक्षित मानते हैं ईरान में, वो सारे ईरान छोड़ के बाहर जा चुके हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में ईरानी है, बड़ी संख्या में। कुछ लोग अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं, कुछ लोग पैसे वाले भी हैं। यूरोप के अनेक देशों में ईरानी है। तो अब आप देखिए कि स्थिति को सुधारने में, बदलने में मसूद पेजेश्कियान जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं, उनकी महती भूमिका होगी। हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि इस्लाम राज करने का, राजकाज का कोई आधार नहीं हो सकता। इस्लाम ने, सच्चाई है, कभी राज किया ही नहीं। उसमें तो राजा तक की व्यवस्था नहीं।
ये जो सऊदी अरब के लोग अपने आप को राजकुमार राजा कहते हैं, वो वस्तुतः इस्लाम विरोधी है, क्योंकि कुरान में कोई ऐसी राज व्यवस्था की बातें नहीं की गई हैं जैसे महाभारत में है, पुराणों में है, रामायण में है, यहां तक कि वेद में है। वहां सेना का उल्लेख नहीं है। तो अंत में मैं यह कहना चाह रहा हूं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कि अब समय आ गया है कि हमारा पारसीक देश हमें वापस मिलना चाहिए। और पेजेशकियान मुझे लगता है वह व्यक्ति हैं, और उनमें जो चारित्रिक गुण हैं वो हमें पारसीक देश के व्यक्ति लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान की मुसीबतें इंक्रीज होंगी? आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान की मुसीबतें कभी घट भी सकती हैं? पाकिस्तान को खंड खंड होके समाप्त हो जाना है। नहीं, वो जमीन तो हमारी है, जमीन हमारी है, सारे तीर्थ वहां पे है, वहां पे तक्षशिला है, हाँ, वहां पुलस ऋषि के आश्रम है, कराची भारत की भूमि है, सिंधु हमारी जगह है, और पूरा पंजाब तो पंचनद देश है, हमारा ही जगह है, हमारा सनातनियों का जगह है। देखिए, आपकी बात से मुझे एक स्मरण आता है, बहुत बढ़िया आपने जो बात कही है उसमें बहुत दम है। देखिए, ईरान में जब 1978 में क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव सारी दुनिया में इस्लामी देशों पर पड़ा था, और उसके बाद से इस्लामी देश कट्टर होते चले गए थे, क्योंकि जो ईरान में हुआ था उससे पहले किसी भी मुसलमान देश में ऐसी बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो था ही इस्लामी देश। अब इस्लामी क्या करना है? लेकिन उसने कहा नहीं, हम तो एकदम 100% जो शरीयत है, कुरान है, उसके अनुसार से राजकाज करेंगे, मुल्ला मौलवी का शासन होगा, अमेरिका से लड़ जाएंगे, काफिरों से लड़ जाएंगे। तो इस लड़ने में आपको आश्चर्य होगा कि 78 के तुरंत बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो गया, लोगों को कोड़े से पीटना और ये करना ये चालू हुआ। इंडोनेशिया पर प्रभाव पड़ा उसका, मलेशिया पर प्रभाव पड़ा, और ईरान के आसपास के जो देश हैं उन पर प्रभाव पड़ा। इसलिए अब जो वापसी का चलन शुरू होगा तो उसका भी असर पड़ेगा। तो ये सारे देश जो है इस्लाम से दूर होते चले जाएंगे, और आपको दूर होने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि इनको मिलता कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं है। आप तो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन यूरोप में स्थिति यह है कि आरंभ में जर्मनी ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने भी, और अन्य यूरोपीय देशों ने जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भागे वो वहां चले गए। तो आरंभ में उन्होंने रिफ्यूजी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई, उनको पैसे दिए, रुपया दिया। आज मैंने कहीं देखा यूनाइटेड किंगडम में एक रिफ्यूजी पर कहते हैं 1 साल में 50,000 पाउंड उनका खर्च होता है। ये रिपोर्ट है। अभी नया गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने पूरा के पूरे शिप्स अलाउ कर दिए, सब अंदर आ रहे हैं। अभी तो भारतीय नहीं, बोट लेके निकलना चाहिए, जिसको यूके जाना हो बोट लेके जाए। हाँ, लेकिन अभी तो अलाउ कर दिया, लेकिन क्या है ना कि अब जो उसकी आंच है, उसका प्रभाव है, वो जर्मनी, फ्रांस ने फील करना शुरू कर दिया। जिसको कहते हैं गर्मी लगना, वो गर्मी अब महसूस होने लगी इनको, हीट महसूस होने लगी। अब वहां पे जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं कि जो राइट विंग का जो वो है, ऐसी मेलोनी कैसे हो जाती है। बेल्जियम में, अन्य देशों में लोग चीख चीख के क्यों डच वाले चिल्ला रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि 10 साल में इन्होंने देख लिया कि आप तो बुला रहे थे, आप रिफ्यूजी फ्रेंडली हो रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो आपकी धुनाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं आदित्य जी कि अब इनके को लेकर के सारे विश्व में सबकी आंखें खुल गई। अब ये किसी को की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। और ईरान में जो परिवर्तन हो रहा है वो इनका अंदर का है, इसलिए हमारे लिए और महत्वपूर्ण है कि इनमें सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मस्वीकृति है, आत्मस्वीकारोक्ति है कि 50 साल से हमारे इस्लाम ने किसी को कुछ नहीं दिया, सारा देश कंगाल हो गया,
भिखमंगा हो गया। जबकि आप जानते हैं ईरान का जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध थी, कभी बड़ा साम्राज्य था। आज जो आप इराक देख रहे हैं, मेसोपोटामिया और ये वो सब ईरान का हिस्सा हुआ करता था जब वो पारसी बहुत बड़ा देश एरिया था, था। आर्मीनिया, आर्मीनिया, इराक, हाँ, ईरान, नहीं, आज का जो तुर्की है, आज का कजाकिस्तान। जो तुर्की है उसका भी हिस्सा था इसके पास। बिल्कुल। तो इतना बड़ा जिसका संपन्न इतिहास था वो सब इस्लाम पूर्व का था। तो Yes. 8वीं शताब्दी से लेकर के और ये 20वीं शताब्दी तक लगा लीजिए, ये जो 1300 साल 1400 साल का समय है, इसमें ईरान को क्या मिला? ईरान ने जो कुछ भी उसका अच्छा था उसको गंवा दिया। इसलिए अब वो उनमें ये फीलिंग आ गई है, ये एहसास आ गया है कि भाई हमें वापस अपनी पटरी पर आना है। और इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, रोड़ा है, वो इस्लाम है। और क्योंकि जो पेजेश्कियान की जो बातें हैं वो अपने आप में ऐसी हैं, चाहे वो अमेरिका से जुड़ने को लेकर के हो, चाहे परमाणु संधि को लेकर के हो, या वो साफ साफ कहते हैं कि दुनिया से हम अलग थलग रह के जी नहीं, ये सब कुछ इस्लाम के विरुद्ध जाता है। क्योंकि इस्लाम तो कुछ मानता नहीं है। इस्लाम में तो उम्मा है, उनकी अपनी दुनिया है, उसको किसी और देश से क्या लेना देना है। तो इसलिए अच्छा, ये कहते हैं कि हम एकता और सद्भाव की बात करते हैं, और यही कारण है कि अभी ईरान में जो युवा वर्ग है और महिला वर्ग है, इन दोनों ने इनको काफी मतदान किया, काफी समर्थन किया इनका। तो मेरा मानना है कि वो समय आ गया, और भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें और हम ये बताएं सारी दुनिया को कि बाकी जो देश हैं, इस्लामी देश, वे भी इससे सीखें, शिक्षा ग्रहण करें और इस्लाम से त्राण प्राप्त करें, उससे दूर हो जाएं। तो संसार कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। हमें उस समय का स्वागत करना चाहिए और भारत को तो खुल के इस व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। यदि हो सके तो आप उनको धन भी दीजिए, उनसे संपर्क साधिए और पेजेश्कियान को भारत बुलाइए, है ना, क्योंकि ऐसा नेता तो ईरान में पैदा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, ये बुरा आपने बहुत अच्छी तरह बताया, क्योंकि वो काफी मॉडरेट भी है, मॉडरेट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, और भारत को उससे बहुत फायदा भी हो सकता है। और साथ में मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को, इजराइल को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत फायदा होगा। लेकिन उसका पहला स्टेटमेंट यही निकला कि वो ज़ायनिस्ट एंटिटी को खत्म करना चाहता है। पहला स्टेटमेंट उसका ये है इजराइल के विरुद्ध। और बाद में अब वो भारत से तो दोस्ती करेगा, रशिया से उसके हाथ मिल चुके हैं, और रशिया से, क्योंकि ईरानियन पब्लिक में बहुत रोष है कि उनके प्रेसिडेंट को इस तरह मार दिया गया प्लेन में, हेलीकॉप्टर। और लोग बोल रहे हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, लेकिन वो एक अनकन्फर्म न्यूज है और किसी को सच पता भी नहीं लगेगा। बिलीव मी व्यूअर्स, किसी को सच पता नहीं लगेगा, तो सच की ओर ढूंढिए मत। लेकिन इंसिडेंट हो गया, अब हो गया। तो वो पता नहीं लगती किसी को, और उसमें हम लोग अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे ईरान से जो हिंदू भाई बहन है, हिंदू मतलब जो अपने आप को मानते हैं उनके पूर्वज सनातनी थे, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा नंबर है, वो करीब ऑलमोस्ट लाइक 30 लाख 40 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ज़ोरास्ट्रियन या फिर सनातन से कनेक्टेड मानते हैं ईरान में। उन लोगों को आप जरूर वेलकम करिए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि देयर आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, क्योंकि इजीली हम अपनी साइड ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगा शैलेंद्र जी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है ये। और अंतिम 3-4 दिनों तक से लगा हुआ था इनको पेजेश्कियान को समझने में, और कुछ लोगों को मैंने पढ़ा, कुछ विद्वानों को, तो फिर मुझे अचानक लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है, और इसको हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए। और मैं तो अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि विद्वानों के स्तर पे ईरान और भारत में बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां के विद्वान क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं जानते। हम जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हम वो नहीं जानते। और जबकि वो फारसी हमारे देश में तो आप जानते ही हैं,
कम से कम जलालुद्दीन के बाद से तो वो यहाँ पर कुछ मुसलमान राजाओं के यहाँ वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि 1834-35 के आसपास में हटाई गई है। तो फारसी जो भाषा भी है वो संस्कृत से बहुत ही निकट है, बहुत निकट है, बहुत ही। हाँ, उसके शब्द जो है वहाँ के जो लोग जाते हैं, वो कई बार मैंने वीडियो भी देखा है यूट्यूब पे, वो जो जाते हैं भारतीय, तो आप फारसी नहीं जानते हैं लेकिन आप बहुत कुछ समझ जाएंगे उनके बोल चीज में। जैसे खाना है, कि खाना भी कॉमन शब्द है हमारा उनका, हम 5 कहते हैं, वो 5 कहते हैं, तो इसलिए वो कोई भी 5 बोलेगा आप समझ जाएंगे भाई 5 बोल रहा है वो। तो मेरा कहना है कि बौद्धिक स्तर पे भी हमारा उनसे नैकट्य बढ़ाना चाहिए, और धीरे धीरे हम यही अभिलाषा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो 1300 साल पूर्व की स्थिति में जाएं, अपनी जड़ों को ढूंढें। और एक जो प्रमाण है भारत के पास, वो संसार में किसी देश के पास नहीं, आदित्य जी। करेक्ट। क्योंकि ईरान से भागे हुए जो पारसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं, और भारत में इतने सफल हैं जितने सफल कोई छोटा समुदाय संसार में नहीं है। क्योंकि आज जो यहूदी हैं वो भी 70-80 लाख हैं, पारसी तो कुछ हजार हैं, और उनमें इतना नाम किया है, और हर क्षेत्र में नाम किया है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, कारोबार हो, इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो। आपको आश्चर्य होगा जान के कि भारत में नाटक नौटंकी की शुरुआत जो ये नया प्रचलन है वो पारसियों ने शुरू किया मुंबई में, जिसको पारसी थिएटर नाम दिया गया था। करेक्ट करेक्ट। और उसी के बाद जो है उसका और भी डेवलप फॉर्म जो है आपकी फिल्म। मुंबई इज माई होम टाउन, तो मुंबई तो आप 50,000 व्यक्ति रहते हैं सिर्फ पारसी, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल। तो वो आज के ईरानी लोगों को सोचना चाहिए कि भाई उनके पूर्वज दूसरे देश में गए, और आज हालत क्या है, मैंने कई बार कहा है कि एक टाटा ये सोचने की बात है कि जब उनको इस्लामी आतंकवादियों ने मारा शुरू किया, किस देश की तरफ भागे वो, किसको अपना घर समझा? भारत। हाँ, नहीं, और आज मैं पैसे की बात कर रहा हूं कि एक टाटा जो ग्रुप है वो पूरे ईरान को खरीद सकता है। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए, बहुत पारसी हमारे देश में। तो इसलिए आज ईरान को ये लगता होगा ना कि यदि हमने इस्लाम को नहीं अपनाया होता तो आज हम भी 7वें आसमान पे पहुंच गए होते। हम क्या क्या था जो नहीं कर सकते थे। इसलिए कम से कम इस मोड़ पर ईरान पहुंच गया, और एक अच्छा नेतृत्व उसको मिला है राष्ट्रपति के रूप में, पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान। ये भी पॉलिटिक्स है कि उनको अमेरिका ने वहां पे शाह को डाला था, शाह को हटाया था, अमेरिका ने हटाया था ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये भी सच बात है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था वो अमेरिका की दौरा किया गया था वहां, तो अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी ऑल्सो, क्योंकि अमेरिका हमेशा इस्लाम को यूज करता है अच्छी तरह। अरे अमेरिका क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था वो तो कभी मैं कहानी सुनाऊंगा, और वो जो मिडिल ईस्ट है उस पर तो कई पुस्तकें हैं, और दीदी को भी पता है आपको। मतलब एक सेंटेंस में मैं बात पूरी करता हूं। ईरान इराक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के चलने के समय आदित्य जी, जिसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति में कोई कंसिस्टेंसी नहीं हो, चरित्र नहीं हो, अमेरिका घोषणा करता था और सपोर्ट करता था ईरान का, लेकिन जिस समय उसको लगता था कि इराक बड़ा हो रहा है, उस समय उसको छोड़ के इराक का सपोर्ट करता था। फिर इराक का सपोर्ट चल ही रहा है, देखता था कि उधर ईरान कमजोर हो रहा है, उसकी तरफ चला जाता था। मतलब आप समझिए, दोनों देशों को उसने सालों लड़वाया, उसके पास कोई चरित्र नहीं था, और पूरे वो जो क्षेत्र है उसमें जो मेस क्रिएट हुआ है उसकी जड़ में अमेरिका है, और उसके पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों देशों ने मिलकर के उस क्षेत्र को नष्ट कर दिया।
बाद में फ्रांस भी आ गया था, और इन सब लोगों ने बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाई है। और दुर्भाग्य है कि अभी भी वो क्षेत्र इन अभावों से मुक्त नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो सऊदी अरब जैसे है। अच्छा, दूसरा ईरान का क्या है कि उधर से मुक्त हो भी गया तो क्या हो गया? आज स्थिति है आदित्य जी, वो चीन की गोद में बैठा है, चीन की गोद में बैठा है, दूसरा रूस की गोद में बैठा है। ये जो पेजेश्कियान महोदय हैं, इन्होंने इस पर भी बल दिया है कि हम जो केवल एक ही तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब ये चुनाव चल रहा था उस समय नारेबाजी चल रही थी कि पूरब को देखो कि पश्चिम को देखो, किधर जाओ। वहां पर पूरब का मतलब था चीन रूस, हाँ, और पश्चिम का मतलब था यूरोप अमेरिका। तो पेजेश्कियान ने कहा कि भाई हमको सब तरफ देखना चाहिए, न केवल पूरब न केवल पश्चिम। तो आज की स्थिति यह है कि वो चीन की गोद में बैठा है, बिल्कुल, दूसरा रूस की गोद में बैठा है। लेकिन आप चीन की विश्वसनीयता संसार में शून्य है, उस पर कोई भरोसा करता नहीं है। जिसने भी चीन का दामन पकड़ा, समझिए उसकी लुटिया डूब गई, श्रीलंका डूब गया, पाकिस्तान डूब गया। जो उसका हाथ पकड़ेगा वो डूब जाएगा। हाँ, तो ईरान का भी भला उससे होगा नहीं। अच्छा, रूस भी ऐसी महाशक्ति है नहीं कि अपने सैन्य शक्ति के अलावा और क्या मदद करेगा ईरान की, उसके पास तो खुद ही पैसा नहीं है। तो आप ऐसे डिक्टेटोरियल देशों से संबंध रखते हैं जहां कोई लोकतंत्र के नाम पर कुछ है ही नहीं, तो वो आपको दे क्या देगा? इसलिए भी ईरान को हर तरफ से ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और अपनी इस मजबूरी में उसने एक अच्छे व्यक्ति का चयन करके राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह से ईरान के नरेंद्र मोदी सिद्ध हो और ईरान का भला हो, और हमारी अभिलाषा है कि इस्लाम का वहां से अंत हो जाए। क्योंकि इस्लाम और ईरान का 36 का आंकड़ा है, उसका सारा युद्ध सुन्नी मुसलमानों के विरुद्ध हुआ है, और उसका कारण यही है कि वह सऊदी अरब के अंडर में या सुन्नी मुसलमान के अंडर में नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसका राइज है। दर्शकों देख लीजिए, अभी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अभी यूके का लोडिंग हो रहा है आरआईपी के लिए। फ्रांस ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ये यूरोपियंस बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तो, मैं तो फ्रांस को ये एडवाइस करूंगा, प्लीज ऑब्जर्व ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर दिस पीपल। आपने बहुत लेक्चर दिया हम लोगों को, नाउ यू ऑब्जर्व। बहुत लेक्चर भारतीयों ने सुन लिए, अभी आप ऑब्जर्व करिए। हम चाहते हैं कि यूरोप इन लोगों के साथ थोड़ी देर तपे, उसके बाद उसको अकल आएगी। अरे आज तो वहां वैसे ही बवाल चल रहा है फ्रांस में, वहां पे दंगे हो रहे हैं, जम के चल रहा है, जम के चल रहा है। और मैक्रोन भाई साहब ने बहुत जम के धांधलेबाजी की है। हाँ, आज आगजनी हो रही है, लोग आग लगा रहे हैं, कोई ये काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। अब जो भी लोग यूरोप फ्रांस से इम्प्रेस थे ना, भैया वहां पे मत जाना प्लीज, अपनी पिटाई, आपकी पिटाई हो जाएगी वहां पर। और देखिए वहां ओलंपिक होने वाला है, वहां ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक होगा, आग जलाने वाला ओलंपिक होगा। दुकानें कैसे जलाई जाती हैं, उसमें मेडल मिलेंगे। तो इन लोगों ने भारत को बहुत लेक्चर दिया था ह्यूमन राइट्स पे, बहुत लेक्चर देते थे लोग। अब भुगतो, अब रहो भुगतो। चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, टॉपिक आपने बहुत ही भयंकर हम लोग को सिखाया आज सबको। एंड फॉर पीपल हु आर वाचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारा सब्सक्राइबर्स रेट बहुत ही कम हुआ है, और हमें आपकी बहुत मदद चाहिए। शेयर करिए, लाइक करिए। और सत्योलॉजी में वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। हम सनातन धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। तो आप दूसरा भी शीर्षक रखिएगा इसका जो लिखा है ना। हाँ, वो टाइटल पे जाएगा वो। हाँ, वो टाइटल में जाएगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लोगों को बताइए और हमको सपोर्ट करिए। सत्योलॉजी लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है, शैलेंद्र जी वहां पे रहने वाले हैं। आप आइए, उनसे मिलिए। अमेरिका में सैन डिएगो में, दुनिया अमेरिका का सबसे सुंदर सिटी, वहां पे आके मिलिए, उनसे ऑटोग्राफ लीजिए। क्योंकि वहां आदित्य जी रहते हैं। नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मेरी गाय रहती है फिर भी। धर्म परायण आदित्य जी रहते हैं,
इसलिए सैन डिएगो जो है सबसे सुंदर शहर बन गया है। और आपके साथ बात करते हुए मुझे ध्यान आ गया कि अभी अभी जो है जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न हुई और उसका दृश्य जो है संसार भर में दुर्लभ है। जो जन समुद्र है, क्या देखने का दृश्य है, अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय, प्रेसिडेंट ने जय जगन्नाथ, प्रेसिडेंट ने जाके खींचा। हाँ, और एकदम आम लोगों की तरह प्रेसिडेंट लगी हुई है उसमें। हाँ, और उस पर मेरा शो देखिएगा जगन्नाथ जी के ऊपर, जगन्नाथ कथा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपने कर, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी की ये जो रथ यात्रा है, यह संसार भर में केवल हिंदू समाज ही ऐसी यात्रा कर सकता है, कहीं और नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं और नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। इसीलिए जय तू सनातन, जय तू सनातन, जय तू सनातन। जगन्नाथ जी पूरी दुनिया के नाथ है, उड़ीसा के सिर्फ नहीं है, ये बात मान लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा के भी है, हमारे भी है, नाम ही जगन्नाथ है। हाँ, तो पूरी ये आप मान लीजिए कि सिर्फ जगन्नाथ जी उड़ीसा के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं जगन्नाथ। हाँ, और भारत में भी देखिए संयोग कि अब कई राज्यों में, कई शहरों में होती है। अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, अमेरिका में तो हर सिटी में होती है। न्यूयॉर्क रथ यात्रा तो 1965 से चल रही है। हाँ, तो 1965 से, सैन फ्रांसिस्को 1967 से चल रही है, और सबसे सुंदर फेस्टिवल माना जाता है न्यूयॉर्क का इसको। लोग सिर्फ नाचते हैं जगन्नाथ जी के नाम पे। मेरा तो संसार भर के लोगों का आह्वान है कि सब सनातनी हो जाइए, आनंद में आ जाइए। जय जय जगन्नाथ। और एक दूसरे की रक्षा भी करिए। जहां भी कोई दूसरा सनातनी प्रॉब्लम में है, सिर्फ ट्विटर पे कंप्लेन मत करिए, वहां पे जाइए। मैं अमेरिका में जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, मैं पहुंच जाता हूँ वहां पे सबके साथ, तो आप भी पहुंचिए। प्रैक्टिकल हेल्प बहुत जरूरी है। प्रवचन एक साइड में होता है, प्रैक्टिकल हेल्प जरूरी है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ जी से, जैसे आपने आदित्य जी को शक्तिमान बनाया है, सशक्त बनाया है, बलवान बनाया, वैसे सबको बलवान बनाइए सनातनियों को, कि वो सारे संसार का निर्वाह करें, उनको देखें, दुर्बल की रक्षा करें। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो हमारे पास शक्ति होती है, हम रक्षा करते हैं, किसी को मारते नहीं, उसका भक्षण नहीं करते। यस, अति सुंदर, अति सुंदर। जय जगन्नाथ जी। आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले विषय पर मिलेंगे। अपने श्रोताओं से आग्रह है कि वो देखें, टिप्पणी करें, अन्य कोई विषय महत्वपूर्ण लगे तो वो सुझाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आदित्य जी को एकदम से आदित्य की तरह चमकना है, इसलिए आप जो है अब 2 लाख कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे करके बढ़ेगा। चल, अरे सारे भक्त लोग जुड़िए यहाँ पे, भक्ति हमको चाहिए, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त। और आप लोगों को कोई कभी कभी कोई बात अच्छी नहीं लगे, क्योंकि हम लोग स्पष्ट विश्लेषण करते हैं। आप ये बात मान लीजिए, हम किसी को भी ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करते, हम धर्म की दृष्टि से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी अच्छी बातें भी होती हैं, उसको करना भी चाहिए आपको। लेकिन हम लोग किसी भी हालत में सनातन धर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। उससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते।